अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा एट द एंड ऑफ 4 जुलाई 2025। आज की इस वीडियो में मेरा तमाम तौर फोकस पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सियासत है, इमरान ख़ान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा, ये ढूंढने की कोशिश करूँगा आपकी मदद से। जो सवाल यहाँ अमेरिका में एक इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट जो वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ के कॉलमनिस्ट हैं जनाब सदानंद धूम, उन्होंने उठाया एक ट्वीट के ज़रिए कि क्या वजह है कि इमरान ख़ान का जिक्र कहीं दुनिया में हो नहीं रहा। इसकी क्या वजह है कि इमरान ख़ान अभी भी जेल में है और वो एक ऑब्सक्योरिटी में चले गए हैं और जिस तरह से 1 साल पहले मसलसल उनका जिक्र हो रहा था, तस्करा हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा। तो हम इस सवाल की तरफ चलने से पहले और इसकी तमाम जो तफसीलात और अपने एनालिसिस की तरफ चलने से पहले मैं थोड़ा सा अपना महलो वकू आपको डिस्क्राइब करूँ कि मैं इस वक्त न्यूयॉर्क से तकरीबन 80 मील दूर येल यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, न्यू हेवन के अंदर, जो कनेटिकट स्टेट में है। मेरे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर एज़रा स्टाइल्स कॉलेज है, मेरे पीछे बार्न्स एंड नोबल का बहुत बड़ा बुक शॉप है जिसे उर्फ़ आम में यहाँ पर येल बुक शॉप, येल यूनिवर्सिटी बुक शॉप भी कहते हैं। और येल यूनिवर्सिटी का कैंपस मैंने नहीं देखा हुआ था, हार्वर्ड, MIT और बहुत से कैंपसेस देखने का मौका मिला, तो मुझे मौका, छुट्टी का दिन था, मैंने कहा इसको भी ज़रा देख लें और ये आपको बताऊं। मैं साथ आपको बहुत सी मैंने तस्वीरें खींची हैं, कुछ तस्वीरें नेट की हैं जिसके ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे येल यूनिवर्सिटी जो है, आपको जब आप यहाँ पे आते हैं और इसके स्ट्रक्चर, इसके आर्किटेक्चर, बिल्डिंग को देखते हैं तो आपको इंग्लैंड की और बरतानिया की खासी याद आती है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के ऊपर इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत हद तक पुराना जो आर्किटेक्चर है, वो 18वीं सदी का जो आर्किटेक्चर है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड से मिलता जुलता है। यानी अंग्रेज़ आर्किटेक्चर की, ब्रिटिश आर्किटेक्चर की, पुराना जो गोथिक आर्किटेक्चर है उसकी एक छाप आपको इन बिल्डिंग्स में नज़र आती है। और जिस तरह से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के अंदर कॉलेजेस होते हैं इंडिविजुअल, जिनके बाहर एक गेट होता है, उस गेट के ज़रिए आप अंदर दाखिल होते हैं, इसी तरह यहाँ पर जैसे मेरे लेफ़्ट साइड पे एज़रा स्टाइल्स कॉलेज है और भी कुछ कॉलेजेस की इसी किस्म की तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1701 में कहते हैं इस यूनिवर्सिटी का काम आगाज़ शुरू हुआ, यानी 18वीं सदी के शुरू में, और अब तक तकरीबन 320 बरस से ये यूनिवर्सिटी मुसलसल प्रोग्रेस कर रही है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया, प्रिंसटन ही की तरह ये अमेरिका की बहुत प्रेस्टिजियस आईवी लीग यूनिवर्सिटी है। फ़र्क इतना है कि जहाँ हार्वर्ड का फोकस कानून के ऊपर है, लॉ के ऊपर है, बिज़नेस पे है, येल का बहुत फोकस जो है वो लिटरेचर पे है, म्यूज़िक पे है, ड्रामा पे है, आर्किटेक्चर पे है, आर्ट साइंसेस के ऊपर इसका बहुत फोकस है। और फिर भी बात इसकी करते रहेंगे, मौका मिला तो दोबारा भी बात करेंगे। अब मैं आऊँ उस सवाल की तरफ जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉलमनिस्ट इंडियन ओरिजिन सदानंद धूम ने एक ट्वीट के ज़रिए ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी जो स्टोरी होनी चाहिए वो साउथ एशिया के हवाले से, वो ये कि इमरान ख़ान का जिक्र अब क्यों नहीं हो रहा। 1 बरस पहले इमरान ख़ान एक गैल्वनाइजिंग कॉज थे पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी डायस्पोरास के लिए, लेकिन इस वक्त कहीं पे उनका तस्करा नहीं है, बावजूद इसके कि इमरान ख़ान अभी भी इज़ रॉटिंग इन जेल, अभी भी जेल में पड़े हैं। उनका कहना यह है कि लंदन और टेक्सास के अंदर, टेक्सास में और लंदन में जो इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी ग्रुप्स या डायस्पोरास हैं वो भी अब इमरान ख़ान का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने भी बटन म्यूट जो है वो दबाया हुआ है। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर जो हैं वो डिजिंग हाइट्स तक, यानी बंदा हैरान हो जाता है कि वो इतने मकबूल हो चुके हैं या उनको इतनी एक्सेस मिल रही है, उनका इतना चर्चा हो रहा है जितना उनका रिसेंटली चर्चा हुआ है। जो कि ट्वीट है सदानंद धूम का, इसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत सारा रिस्पॉन्स है। सबसे ऊपर मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, इसके ऊपर आपको महल का समदानी जो हैं उनका आपको एक ट्वीट नज़र आएगा, रिस्पांस नज़र आएगा, और भी बहुत से लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं। फिर मैंने भी इस पर एक ट्वीट किया, सदानंद के ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट किया, जिसमें मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि लिख के मैं इसका जवाब दूँ। उस पर भी खासा रिएक्शन है। बहुत सा जो लोगों ने इसके मुख्तलिफ कॉजेज़ बताए हैं कि इसराइल ईरान की जो जंग हुई इससे पहले जो उन्होंने कहा कि उसकी वजह से डाइवर्जन हो गई है, और इश्यूज़ की वजह से डाइवर्जन हो गई है, गाज़ा की वजह से डाइवर्जन होगी, और बहुत सा जो रिस्पॉन्स और रिएक्शन है वो टोटल रिजेक्शन का है, ये बहुत इमोशनल किस्म का रिस्पॉन्स है। अभी लिखूंगा तो मैं ज़रूर इसके ऊपर, लेकिन मैं एक वर्बल एनालिसिस आपके सामने रखूँ। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मैं चूँकि खुद एक पार्टिसन हूँ, सदानंद धूम के हिसाब से जर्नलिस्ट हु हैज़ नो डॉग इन द फाइट, उसको ये एक्सप्लेन करना चाहिए। और मेरे बारे में लोगों का ख्याल है कि मैं तो चूँकि एक पार्टिसन हूँ, इस पूरी सिचुएशन के अंदर मैं फंसा हुआ हूँ, या इसमें मेरा इसमें कुछ मुझे मिलना है सिचुएशन से, तो शायद मैं इसका एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं रख सकता सामने। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आपके सामने रखूँ, फिर इसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं। एंड आई वुड लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग योर कमेंट्स।
पहले सबसे पहले अगर एनालिसिस करें तो हमें दो चीज़ों को देखना पड़ेगा कि इमरान खान के हवाले से बरतानिया और अमेरिका के अंदर जो ख़बर उनकी नहीं आती या यहाँ के जो न्यूज़ के अंदर उनका जिक्र नहीं हो रहा और पाकिस्तान में जिक्र नहीं हो रहा, ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं, ये दो मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज में ये चीज़ें फॉल करती हैं। पाकिस्तान में खालिस्तान एक सप्रेशन है, टिरनी है, जुल्म है, कंट्रोल है। न्यूज़ मीडिया, अखबारात, ज़राए अबलाग जितने भी हैं, अदालतें जो हैं, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब का सब कंट्रोल्ड हैं, रेगुलेटेड हैं। एक जुल्म है, मतलब लोगों को उठा लिया जाता है। तो इस वजह से तो पाकिस्तान बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। बहरहाल जो फैक्ट इस वक्त है गुज़श्ता 24 घंटे का, अगर मैं आपको चंद इमेजेस स्क्रीनशॉट दिखाऊं पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के दो बड़े अखबारात के, एक डॉन का और एक ट्रिब्यून का, तो वहाँ आपको बेतहाशा बड़ी बड़ी हेडलाइंस नज़र आती हैं जिनका फोकस कहीं मुहर्रम के ऊपर है, कहीं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो PDMA ने एक वार्निंग दी है कि वहाँ पर ग्लेशियल मेल्ट के नतीजे में, आउटबर्स्ट के नतीजे में मैसिव फ्लडिंग हो सकती है, कहीं उसके ऊपर फोकस है, कहीं बैनुल अक़वामी ख़बरों के ऊपर फोकस है, कहीं स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस है। लेकिन वहाँ पर आपको कहीं पर भी इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड कोई हेडलाइन और टाइटल न्यूज़ जो है वो नज़र नहीं आती। अगर कोई आपको नज़र आती है तो इस हवाले से नज़र आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिज़र्व सीट्स जो हैं वो PMLN को दे दी हैं, हुकूमत को दे दी हैं, या ये कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने सीट्स नोटिफाई कर दी हैं, या ये कि PMLN और हुकूमत अब जो है अक्सरियती 2/3 जमात बन चुके हैं, या ये गुज़श्ता 24 घंटे में कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो विदहेल्ड था इलेक्शन सेनेट का KP की सीट्स के हवाले से वो भी हो जाए। और वो इसलिए विदहेल्ड था कि रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला नहीं हुआ था, वहाँ के स्पीकर जो हैं बाबर सवाती, उन्होंने इससे रोक के रखा था। तो आपको इस किस्म की मनफी नेगेटिव ख़बरें इक्का दुक्का तो मिल जाती हैं, या इमरान खान के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया, लेकिन आपको कोई भी ख़बर एज सच जिसको एक पॉजिटिव ख़बर या डिस्क्रिप्टिव ख़बर कहते हैं इमरान खान के हवाले से या उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से आपको नहीं मिलती। इसी तरह से जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा उर्दू का चैनल है ARY न्यूज़, जो किसी ज़माने में उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हमायती या पार्टिसन समझा जाता था, अगर आप उसकी पिछली जितनी वीडियोज़ पिछले 24 घंटों में उन्होंने पब्लिश की हैं, पोस्ट की हैं, उन्हें आप देखते हैं तो उनका फोकस जो है वो कराची के अंदर एक बिल्डिंग गिर गई है उसके ऊपर है, या और पाकिस्तान के अंदर होने वाली चीज़ों में कहीं आपको इमरान खान का कोई जिक्र नहीं नज़र आता। तो इस लिहाज से सदानंद धूम जो सवाल उठाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है। अच्छा, ये ट्रैक्शन उस वक्त भी बढ़ जाती है जब आप देखते हैं कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो YouTube का चैनल है उस पर इमरान खान के बारे में डायरेक्ट ख़बरें पिछले 24 घंटे में कोई नहीं है। अगर वहाँ कोई ख़बरें हैं तो वो भी इनडायरेक्ट बिल वास्ता तौर पर इमरान खान का जिक्र वहाँ पर किया जा रहा है। इसकी बड़ी बेहतर लॉजिकल, मैथमेटिकल, इंटेलिजेंट एक्सप्लेनेशन आपको उस वक्त मिलती है जब आप रिसेंटली गुज़श्ता 24 घंटे में इमरान खान की अपनी बहन हमशीरा अलीमा खान जो है, अलीमा खान साहिबा का एक ट्वीट आपके सामने आता है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें अलीमा ये कहती हैं, और ये पहला उनका ट्वीट नहीं है इस हवाले से, वो मुसलसल इस हफ्ते से ये कह रही हैं कि इमरान खान को गुज़श्ता कई हफ्तों से उनकी मुसलसल उनको कैद तन्हाई में, आइसोलेशन में रखा जा रहा है, और ये आइसोलेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ता चला जा रहा है। वो कहती हैं कि उनके बेटों के साथ उनको कम से कम कितने महीने हो गए हैं, शायद 6 महीने हो गए, उनकी बात नहीं हुई, उनके घर वालों से उनकी बात जो है मुलाकात नहीं हो पाती। और मुलाकात अगर पहले होती थी, जैसे 2 बहनों की होती है, नौरीन की और उज़मा की, तो अगर पहले आधे घंटे की होती थी तो अब वो 15-15 मिनट की मुलाकात होती है, वो भी बड़े वक्फे और बड़े इंटरप्शन के बाद होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अलीमा जिनका एक इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, जो स्पोक्समैन बन चुकी हैं बाय डिफ़ॉल्ट इमरान खान की, उन तक इमरान खान को, उन्हें इमरान खान तक एक्सेस जो है वो नहीं दी जाती। लेकिन अलीमा कहती हैं कि इमरान खान को उनके ख़ानदान के अलावा उनके वकला से नहीं मिलने दिया जाता। एक वकील से 75 सेकंड की मुलाकात जो है वो गुज़श्ता 24 या 36 घंटों में करवाई गई है। पार्टी के लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो सकती। इसी तरह उनके जो मालज हैं, जो उनकी फैमिली फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, दोनों डॉक्टर आसम हैं और वगैरह फैसल हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात जो है वो नहीं होती। फिर अलीमा ये भी कहती हैं कि इमरान खान को किताबें और रीडिंग मटेरियल जो है वो भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, ताकि उनकी जो एक इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन होती है, ये इंटेलेक्चुअल सस्टेनेंस होती है, वो नहीं हो रही। और उन्होंने मेरा ख्याल है 48 घंटे पहले ये भी कहा था कि जब इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात हुई, डॉक्टर किसकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि उनका वज़न जो है वो खासा कम हुआ है। अलीमा ने ये बहुत इंटरेस्टिंग इल्ज़ाम ये भी लगाया कि जो सारी रिस्ट्रिक्शंस आइसोलेशन की हैं, ये अडियाला वो कंट्रोल करने वाले कर्नल साहब की वजह से नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक डिस्टिंक्शन उन्होंने यहाँ पे की, बल्कि उन्होंने कहा कि ये बहुत हद तक मरियम नवाज़ जो चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब की, क्योंकि अडियाला जेल उनके कंट्रोल में है, और ये उनकी इंतज़ामिया जो है वो इमरान खान की तन्हाई, कैद तन्हाई में इजाफा कर रही।
तो यहाँ से आपको नज़र आता है कि एक स्ट्रेटजी है, खा वो कर्नल की स्ट्रेटजी हो या मरीम नवाज़ की स्ट्रेटजी हो, कि इमरान खान जो है उन तक किसी को रसाई नहीं देनी ताकि इमरान खान की कोई ख़बर ही बाहर ना आ सके। तो ये एक स्ट्रेटजी का बड़ा पार्ट है, और भी इसमें चीज़ें हैं। और ये आप सुन रहे हैं एक ऐसे वक्त में, अलीमा का ये बात आप सुन रहे हैं जब आपको पिछले तकरीबन 48 घंटों से अब आप ये भी जिक्र सुन रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने असूली तौर पे फ़ैसला किया है कि वो इमरान खान को मिलेंगे और इमरान खान को मिल के वो तमाम मामलात को फाइनलाइज़ करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि ये इमरान खान से मिलने से ज़्यादा, ये चीज़ों को सेटल करने से ज़्यादा नवाज़ शरीफ साहब का चूँकि जिक्र नहीं होता, वो बिल्कुल अनपॉपुलर हैं, उनकी इस वक्त कोई सियासी हैसियत नहीं रही है लोगों के सामने, तो उनको एक तरह से एक बड़े मुदब्बर सियासतदान के तौर पर दिखाने की कोशिश जो है मुझे नज़र आती है। इसी में सारी सिचुएशन के दरमियान आपको अचानक ऐसी खबरें भी मिलती हैं, चूँकि इमरान खान ने कहा हुआ है कि 10 मुहर्रम के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक प्रोटेस्ट मूवमेंट लॉन्च करेगी, जो कि पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग की वजह से, उसके बाद इसराइल और ईरान की जंग की वजह से वो प्रोटेस्ट मूवमेंट पहले लॉन्च होनी थी, नहीं हो सकी। तो 10 मुहर्रम के बाद उन्होंने कहा है कि वो मूवमेंट जो है वो लॉन्च होगी। इसी सारे जब ये मूवमेंट लॉन्च होती है फिर आपको डिफरेंट किस्म की खबरें भी आने लग जाती हैं। तो आप सुनते हैं कि गुज़श्ता 48 घंटे में पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट जो रिपोर्टर हैं फ़खर साहब, उनका आप इंटरव्यू देखते हैं siyaset.pk में, जो ये इंकशाफ करते हैं कि जब ट्रंप टीम के साथ मुलाकात हुई जनरल आसिम मलिक की और जनरल आसिम मुनीर की, तो वहाँ पे ट्रंप टीम ने इमरान खान और सियासी प्रिजनर्स और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन का इशू भी उठाया था। इसी तरह से फिर आपको नवाज़ शरीफ साहब की खबर मिलती है कि वो मिलना चाहते हैं, तो एक इसमें डिस्प्लेसमेंट एंड डाइवर्जन का भी एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है। अब मैं आऊँ अपने एनालिसिस की तरफ। पाकिस्तान में सप्रेशन है, टिरनी है, चीज़ों को दबाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। तो आखिर अमेरिका और बरतानिया जो हैं वहाँ पर इतनी खामोशी इमरान खान के हवाले से क्यों? एक तो उसकी वजह यह है कि बहुत सी चीज़ों का ताल्लुक और डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर है। अगर पाकिस्तान से खबर निकलेगी, कोई हरकत होगी, तो ज़ाहिर है कि वो खबर फिर मल्टीप्लाई करती है जब वो बरतानिया अमेरिका में आती है। लेकिन कुछ इसमें और भी इशूज़ हैं, 3-4 कम से कम 3 किस्म के इशूज़ हैं। एक तो इंडिया पाकिस्तान की जो 4 दिन की जंग स्किरमिशेस हुई, वो फिर ईरान इसराइल की जंग छिड़ गई, उससे भी एक डिस्प्लेसमेंट हुई, न्यूज़ एजेंडा की तवज्जो बढ़ गई। और 2 चीज़ें इसमें जो हैं वो उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब ट्रंप ने 20 जनवरी के बाद इक़्तिदार संभाला और वो प्रेसिडेंट बने, तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने बड़ी सक्सेसफुली पाकिस्तानी डायस्पोरास की मदद से, जिसमें उन्होंने लोगों को प्लांट किया हुआ है, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने जो लॉबिस्ट हायर किए उनकी मदद से उन्होंने ट्रंप की टीम और ट्रंप के रुफ़क़ा कार जैसे स्टीव विटकॉफ हैं, उनके बेटे जो हैं जैक विटकॉफ हैं, ट्रंप के अपने बेटे हैं जो मादनियात वगैरह में इंटरेस्टेड हैं या क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं, उनके ज़रिए ट्रंप की टीम को और डोनाल्ड ट्रंप की एंगेजमेंट उन्होंने हासिल कर ली। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि जो चीज़ हुई है, जिसका बड़ा इम्पैक्ट है हमारे इस पूरी एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस के अंदर, वो इंडिया पाकिस्तान की जो 4 दिन की मुख्तसर एक जंग है, जिसने साउथ एशिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल नैरेटिव को ऑल टुगेदर शिफ्ट कर दिया। और इसमें ये जो जंग है, इस जंग के बाद जो पब्लिक ओपिनियन शेप हुई वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ से एक एग्जिस्टेंशियल, बुनियादी तौर पे एग्जिस्टेंस का ख़तरा है, और फ़ौज जो है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तमाम चीज़ों के मुकाबले में उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल नैरेटिव इसके ऊपर है, जो उनकी आर्गूमेंट है, वो तो क्लियरली बड़ा आप जानते हैं इससे कि उनका आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान का जो रजीम है, शरीफ सरदारी आसिम रजीम, इसने अपनी सियासी गैर मकबूलियत से तवज्जो हटाने के लिए, अपने आप को पॉलिटिकली पॉपुलर करने के लिए पहलगाम की दहशतगर्दी की, और जिसके नतीजे में ये जंग हुई और इससे इन्होंने बेनिफिट हासिल करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान की साइड पे कोई इस किस्म का एक सिंगल नैरेटिव नहीं है। जहाँ कुछ लोग इसको बाय करते हैं, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इस नैरेटिव को रद्द करते हैं। वो कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और ख़ुद बहुत बड़ी तादाद में वो लोग जो इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट भी करते हैं। वो आप ये जो अभी डिबेट है सदनन धूम की, इसके नीचे भी जो लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं, वहाँ से भी आपको पता चलता है कि लोग ये समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ है पहलगाम में, जो जंग हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, ये नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की एक कोशिश है पाकिस्तान के लेजिटिमेट पानी से पाकिस्तान को महरूम करने के लिए, यानी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के लिए पहलगाम की दहशतगर्दी हुई है और ये जंग हुई है। वो इसको इस तरह से देखते हैं। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि पहलगाम जंग के नतीजे में पाकिस्तान का पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो शिफ्ट हो गया है, और रजीम जो है उसको बहुत हद तक लेजिटिमेसी मिली।
अब इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान को क्या कोई फ़ायदा हुआ है? पाकिस्तान को तो सिर्फ नुकसान हुआ है, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल लॉस जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा। और पाकिस्तान में ग़ालिबन 100 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और सैकड़ों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ख़ास करके आप जम्मू और कश्मीर में अगर हालातों को देखते हैं तो पाकिस्तान का तो लॉस बहुत हुआ है और पाकिस्तान के बेसिस पे अटैक हुआ, सब कुछ हुआ, उसकी वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हुई। पाकिस्तान को एज अ रियासत और माशरे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान का जो रजीम है उसको बहुत फ़ायदा हुआ। उनको एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है वो इसके नतीजे में मिली और ये सिंगल बिगेस्ट फैक्टर है। इसी के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप को और पाकिस्तान का जो रजीम है, जनरल आसिम मुनीर और उनके DGISI और NSA जो हैं उनके दरमियान में एक बराह रास्त रब्ता जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें कई दफ़ा उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ की, पाकिस्तान की लीडरशिप की उन्होंने तारीफ़ की। फिर जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक की ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ उनकी बाकायदा एक लंच की मीटिंग जो 1 घंटे के बजाय 2 घंटे पे मुहित रही। ये सब चीज़ें हुई जिसकी नतीजे में ख़ुद अमेरिका के अंदर एक इंटरनल नैरेटिव जो पॉलिटिकल है वो शिफ्ट हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब बार बार तारीफ़ की है पाकिस्तान की आर्मी चीफ़ की उन्होंने बार बार जब तारीफ़ की है तो उसके नतीजे में कांग्रेस को भी एक सिग्नल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ खड़े हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तानी डायस्पोरा की जो पोजीशन है वो उनको डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है और उनकी पोजीशन डिस्प्लेस भी हुई। अब रजीम, अभी इसमें एक पॉइंट बहुत और इम्पॉर्टेंट है कि इमरान खान की जो सारी सियासी स्ट्रगल है वो कोई इंसर्जेंसी नहीं है, वो कोई गुरेला मूवमेंट नहीं है, वो कोई जंग नहीं है फिज़िकल, ये कोई वियत कॉन्ग गुरेलास की जंग नहीं है, ये कोई मुफ्ती बानी की जंग नहीं है, ये कोई TTP की जंग नहीं है, ये कोई बलोच इंसर्जेंट्स की जंग नहीं। इमरान खान की स्ट्रगल खालिस्तन पॉलिटिकल है, इमरान खान की स्ट्रगल कॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून की है, वो एक पॉलिटिक्स के पैराहे में उससे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और ये खालिस्तन एक नैरेटिव की और बयानिए की स्ट्रगल है जिसमें इमरान खान अपने बयानिए के ज़ोर पे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, ये शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम को पसवाई पे मजबूर कर देना चाहते हैं। तो रजीम की जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो ये है कि इमरान खान के नैरेटिव को आपने सप्रेस करना है, डिस्प्लेस करना है, उसे आपने कंट्रोल करना है। और जब डिफरेंट इवेंट्स क्रिएट होते हैं, खा वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो, ईरान इसराइल जंग हो, कोई और सूरत हाल हो जाए, जैसे एक प्रोमिनेंट एंकर पर्सन इस वक्त मसलसल वीलॉग्स कर रहे हैं कि इसराइल और हिंदुस्तान जो है वो मिल के पाकिस्तान के जोहरी तनसीबात को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, हालांकि ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इवेंट डिस्प्लेसमेंट हैं जो बयानिए को शिफ्ट कर देते हैं। और फिर ज़ाहिर है कि जो लोग बयानिए को ज़्यादा लेकर चलते हैं, जो पॉलिटिकली एक्टिविस्ट होते हैं, उन्हें रजीम टारगेट करता है। जैसा कि आपने देखा कि वाशिंगटन की एम्बेसी के बाहर जब कुछ पाकिस्तानी एक्टिविस्ट तकरीरें करते हैं तो उनके अगले 24-48 घंटों में 8-10 लोग ऐसे हैं जिनके घर वालों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, पिंडी से, लाहौर से, मुख्तलिफ़ शहरों से उन्हें उठा लिया जाता है, उनको अगवा कर लिया जाता है, उनको ज़दुकूब किया जाता है, जिसको आप ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसकी डिस्प्लेसमेंट को नैरेटिव के एक्सप्लेन करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है आपके ज़हनों में, जो पैदा होना चाहिए कि क्या ये चीज़ लास्ट करेगी? ऐसी चीज़ें लास्ट कर भी सकती है, लेकिन इस पर लॉजिकल एनालिसिस ये है कि जिस तरह से इन्होंने वक्ती तौर पे इस नैरेटिव को कंट्रोल कर लिया है, नए आने वाले इवेंट्स जो हैं वो दोबारा नैरेटिव को शिफ्ट भी कर सकते हैं। और आप सिर्फ उस चीज़ को सप्रेस कर सकते हैं जो किसी ने आर्टिफिशियली क्रिएट की हो। मेरा एनालिसिस मुझे ये बताता है कि पाकिस्तान के वो इश्यूज़ जिन्हें इमरान खान ऑर्केस्ट्रेट करते हैं और उठाते हैं वो ओरिजिनल हैं, वो जेन्युइन हैं। इमरान खान की स्ट्रगल हकीकी स्ट्रगल है और पाकिस्तान के लोगों की वो स्ट्रगल है। उसे आप वक्ती तौर पे सप्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते। और मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रखता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि इश्यूज़ को, जेन्युइन इश्यूज़ को ख़त्म करना कितना मुश्किल होता है। गुज़श्ता 24 घंटों में सऊदी अरब के फ़ॉरेन मिनिस्टर जनाब फैसल बिन फरहान अल सऊद जो हैं वो मॉस्को में थे, रशिया में एक मीटिंग्स के लिए। वहाँ उनसे सवाल पूछा गया कि इसराइल की रिकग्निशन और इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप पे इस वक्त सऊदी अरब का क्या मौक़िफ़ है। इसमें सऊदी अरब के फ़ॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हमारी तमाम तर प्रायोरिटी जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की, वो गाज़ा में एक परमानेंट पीस के लिए है। हम चाहते हैं कि परमानेंट सीज़ फायर हो, वहाँ अमन हो जाए। और इसराइल जिस तरह से गाज़ा के शहरियों को ट्रीट कर रहा है, सबको एक उन्होंने मिलिटेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये सूरत हाल बिल्कुल अननेसेसरी है, गैर ज़रूरी है, तकलीफ़ दह है हमारे लिए, ये अनसस्टेनेबल है और ये सऊदी अरब के लिए अनएक्सेप्टेबल है। पहले इस मसले का हल निकलेगा। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि हमने नॉर्मलाइजेशन करनी है, नहीं करनी। उन्होंने कहा पहले हमारी प्रायोरिटी तमाम तर ये है, ये इशू ख़त्म होगा तो फिर हम कोई पॉलिटिकल प्रोग्रेस कर सकते हैं या किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हैं।
जब वो ये कहते हैं, मैं आपको मुख्तलिफ हेडलाइंस दिखाता हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स की, मगरबी ज़राए इब्लाग की, जब वो कहते हैं तो ट्रंप इंतज़ामिया के ऊपर फिर प्रेशर पड़ता है और ट्रंप मसलसल इंतज़ामिया ये ज़ोर लगा रही है इसराइल के ऊपर कि हमें गाज़ा में एक मुकम्मल जंगबंदी चाहिए, लेकिन और हमें डील चाहिए। लेकिन इसराइल के, और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का लगता है कि मैं अब्राहम में जो डील मिलेगी, सीज़ फायर मिलेगा, तो मैं सऊदी अरब के पास सीज़ फायर लेके जाऊँगा, अरबों को मैं और सऊदी अरब को अब्राहमिक अकॉर्ड पे लेके आऊँगा, अब्राहमिक अकॉर्ड करूँगा तो फिर सऊदी अरब के पीछे पीछे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह इन सबको भी मजबूर किया जाएगा कि आप इसराइल को रिकग्नाइज़ करें। तो ये उनका एक प्रोजेक्ट है जो उसको जल्दी जल्दी इसके ऊपर वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इस पर प्रोग्रेस हो नहीं पा रही बिकॉज इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनका इसरार ये है कि पहले हमास तमाम होस्टेजेस को रिहा करे और हमें ये गारंटी मिले कि हमास की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उससे पाक कर दिया जाएगा गाज़ा को, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। और इसराइल के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और नेतन्याहू हैं, वो सारे के सारे गाज़ा के लोगों को हमास के परतों में देखते हैं। उनको लगता है कि हर एबल बॉर्डर्ड आदमी या एबल बॉर्डर्ड औरत जो एग्जिस्ट करती है गाज़ा के अंदर, फ़लस्तीनी, वो सारे के सारे जो हैं वो हमास के मिलिटेंट्स हैं। और दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है, हमें न्यूयॉर्क टाइम्स से ही पता चलता है कि हमास के अब एक नए लीडर हैं जिन्होंने जनवरी में अल जज़ीरा को इंटरव्यू भी दिया था और उनका चेहरा छुपा हुआ था। उनका नाम है इज़ अल दीन अल हदाद। इज़ अल दीन अल हदाद जो हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि इसराइल को होस्टेजेस तब रिलीज़ होंगे जब इसराइल हमें एक मुकम्मल परमानेंट सीज़ फायर जो है वो गारंटी करे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 3 बरस हो जाएंगे 7 अक्टूबर को इस जंग को शुरू हुए, जिसमें लाखों बम ग़ालिबन फेंके गए हैं, लाख से ज़्यादा, इस छोटी सी गाज़ा की पट्टी में जो सिर्फ 5 मील चौड़ी है, 25 मील शायद लंबी है। और 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं, अकॉर्डिंग टू जो वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा है कि 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। और इसी जंग के नतीजे में लेबनान में भी जंग हुई, इसी जंग के नतीजे में इसराइल ईरान की भी जंग हुई, लेकिन इशू उधर ही है क्योंकि इशू जेन्युइन है, इशू कहीं नहीं गया। इसी तरह पाकिस्तान की सियासत के भी इशूज़ जो हैं वो बिल्कुल जेन्युइन और हकीकी हैं, और ये एक महज एक मिसपरसेप्शन है जो इस वक्त क्रिएट हुई है, जिसको कि उठाया है हमारे जर्नलिस्ट ने, जनाब सदानंद धूम ने। मैं इसको लिख के भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।